जय हिंद साथियों, मैं मुद्राज चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा पर। आज मैं आपके लिए लाया एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 5 इंडिया अर्थात भारत। इसे पढ़ने से पहले कुछ पंक्तियां मोटिवेशनल है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। पहला है, अध्याय का नाम है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया नाम है, ये हमें विदेशियों ने दिया है, और भारत नाम है, वो भारतीयों ने दिया है। इसके बारे में करेंगे कि भारत के इंडिया और भारत नाम किस प्रकार पड़े, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये याद रखना कि जो इंडिया नाम है वो हमें विदेशियों ने दिया है, और भारत जो नाम है वो हमें भारतीय लोगों ने दिया है। अब हमारा अध्याय है इंडिया अर्थात भारत। अब हम पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप को समझते हैं। तो आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं, राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि ये 500 वर्ष या 2000 वर्ष या 5000 वर्ष ऐसा नहीं है। आज का जो हम भारत देख रहे हैं उसकी जो जनसंख्या है, सीमाएं हैं, राज्य हैं, इन सब के बारे में जानकारी है। लेकिन जो प्राचीन भारत था या प्राचीन भारत 5000 साल पहले या 2000 साल पहले, उस समय भारत की कोई निश्चित सीमा नहीं थी, या ना ही उस समय लोगों को पता था कि इतनी जनसंख्या रहती है भारत में, ना ही वहाँ राज्य को पता था कि भारत में इतने राज्य हैं। ये बदलते रहते थे हमेशा, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो गए। विश्व के इस भूभाग को हम पराए भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी बदलती रही है। इस भाग को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं और इसकी भिन्न भिन्न सीमाएं, हमेशा सीमाएं बदलती रही है, एक जैसी नहीं रही है। कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण, जो अध्याय 5 दे रखा है, इसकी शुरुआत में महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। प्रश्न दे रखा है, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। प्रश्न है, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इस अध्याय के अंदर जानकारी दी गई है कि जैसे विष्णु पुराण में दिया गया है भारत के बारे में कि दक्षिण में विशाल समुद्र से लगाकर उत्तर में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच में जो भाग है उसको हम भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, और भी इसके बारे में कई परिभाषा मिलती है, मतलब हम परिभाषित कर सकते हैं, भारत के बारे में बता सकते हैं। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये हमारी उद्देश्य का दिया गया है। हम ऐसे बता सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है जिसका एक विशाल दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसके इतिहास और संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, ऐसे बता सकते हैं। और ये प्रश्न है, भारत के कुछ प्राचीन नाम जैसे आर्यवर्त हो गया, भारतवर्ष हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, ये सब भारत के प्राचीन नाम है। इनके बारे में हम इस विस्तार से इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं, उससे पहले नाम पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं कि भारत की सीमाएं कौन कौन सी है, या भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं का मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो एक तरह से किसी देश की सीमा बनाती है। जैसे हमारे उत्तर में हिमालय सीमा बना रहा है चीन और भारत के मध्य, दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर सीमा बना रहा है, अरब सागर सीमा बना रहा है, इनको बोलते हैं प्राकृतिक सीमा, जो प्रकृति द्वारा बनी हुई है। ठीक है, तो उत्तर में हमारी हिमालय सीमा बना रहा है। अब देखो, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। सबको पता है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आती है, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह हो गए, सब जो हमारी भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। और दक्षिण समुद्र, ये भारत की दक्षिणी सीमा बनाता है, जो समुद्री सीमा है। हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर दक्षिण सीमा बनाता है। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी तीनों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, ऐसे घेरे हुए तीनों ओर से। देखा, अगर समुद्र में कोई जगह तीन ओर से घिरी हुई है और तीनों, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और नदी प्रणाली, भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जैसी महान नदियां जीवन का आधार बनाती है। जैसे इनमें मतलब अगर नदियों से मैदान बनते हैं, मैदानों में अब हम पढ़ते हैं भारत के नामों के बारे में कि भारत के जो नाम है वो किस प्रकार पड़े हैं, या भारतीयों ने भारत नाम किस दिया। मैंने शुरुआत किया उस टाइम बताया कि भारतीयों ने भारत नाम दिया और इंडिया विदेशियों ने नाम दिया। तो जो भारत का नाम है
जो भारत का नाम है वो भारतीयों ने भारत क्यों दिया, कैसे दिया, ठीक है। उससे पहले पढ़ते हैं कि भारत के पहले कौन कौन से नाम रहे हैं भारत के बारे में, लोगों ने भारत को किन किन नामों से पुकारा, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो ऋग्वेदिक काल या ऋग्वेद काल में सप्त सिंधु नाम दिया गया। सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियों की भूमि, 7 नदियों की भूमि। सिंधु शब्द सिंधु नदी से बना, ठीक है, या सिंधु नदी से आया। सिंधु बोलते हैं क्योंकि 7 नदियों में सबसे जो बड़ी नदी थी वो सिंधु नदी थी, 7 नदियों से बना सब सिंधु। इस 7 नदियों में देखो मैं आपको नदियों के नाम बता दूं, आप नोट कर लेना। पहली नदी है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज। ये सब नदियों के नाम है। कौन कौन सी 7 नदियों से मिलकर ये सप्त सिंधु कहलाता। वैदिक काल में ये सप्त सिंधु कहलाता। तो सतलज हो गया, व्यास, रावी, झेलम, चिनाव, ये जो 6 नदियां हैं वो अभी वर्तमान रूप में यथा व्यवस्थित रूप से बह रही है। जहां पहले बहती थी अभी भी वहीं बह रही, ठीक है। एक है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी 7 नदियों की, इन नदियों के बीच की भूमि को सप्त सिंधु कहा जाता है। ये उत्तरी भारत में, ठीक है। अभी ये नदी लुप्त हो चुकी हैं। अभी जो ऐसा मानते हैं कि जो अभी राजस्थान में जो घग्गर नदी बहती है वो इसी सरस्वती नदी का अवशेष है, ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत को महाभारत काल में कौन कौन से नामों से या कौन कौन से नाम दिए या उस समय किस नाम से नाम था। भारत में महाभारत काल में भारतवर्ष नाम दिया गया। भारतवर्ष महाभारत काल में एक राजा हुए थे, राजा भरत, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत। राजा भरत के कारण उनकी से राजा भरत ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो क्षेत्र भारतवर्ष कहलाया। वर्ष का अर्थ होता है भूमि, ठीक है। और जम्बूद्वीप संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए उपयुक्त नाम है। ये भारतवर्ष और जम्बूद्वीप संपूर्ण उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप के लिए महाभारत काल में नाम उपयोग में होते थे। जम्बूद्वीप नाम पड़ा यहाँ पर जामुन के वृक्ष की अधिकता कारण। जामुन के वृक्ष कैसा माना था कि यहाँ पर जामुनों के वृक्षों की अधिकता के कारण भारत को जम्बूद्वीप कहा जाने लगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में अशोक को आपको पता है, अशोक ईसा से 250 वर्ष पहले थे, सामान्य संवत में 250 वर्ष पूर्व, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में भी जम्बूद्वीप नाम मिलता है। जम्बूद्वीप का प्राय संपूर्ण भारत के लिए वर्णन है, जिसमें आज उस अशोक के शिलालेखों में जो जम्बूद्वीप नाम मिलता है उसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन है, जिसके अंदर आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग भी शामिल है उस समय के पूरे, ठीक। अब विष्णु पुराण में भारत के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, भारतवर्ष के भारत भूमि के लिए भारतवर्ष का प्रयोग किया गया, ठीक है। भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत नाम सामान्य प्रयोग में आया है। अब भारत को विष्णु पुराण में भारत को परिभाषित किया गया है कि भारत भूमि कौन सी है, किस क्षेत्र के लिए भारत शब्द का उपयोग किया गया है। तो वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाचलित पर्वतों के दक्षिण में स्थित है। विष्णु पुराण में यह वर्णन किया गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाचलित पर्वतों के दक्षिण में स्थित है। हिमाचलित पर्वत का मतलब होता है बर्फ से ढके हुए पर्वत। बर्फ से ढके पर्वत, ठीक है। यानी वह भूमि जो दक्षिण में विशाल समुद्र से लेकर उत्तर में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच में है वह भारत कहलाता है, ठीक है। आपने समझ आ गया। अब देखो महाभारत या जो महाभारत ग्रंथ है उसके बारे में भारत के क्षेत्रों को वर्णित किया गया है। भारत यानी महाभारत ग्रंथ में भारत के विभिन्न क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से किया गया, ठीक है। महाभारत काल में वर्णित क्षेत्र, तो महाभारत में अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैले हुए। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें सभी को महाभारत काल में वर्णित किया गया। मत्स्य शशांक हो गया, सौरसेन हो गया, पंचाल हो गया, चेदी, ये सबका महाभारत में वर्णन है, ठीक। महाभारत में ऐसे नाम लिए, ये मगध हो गया, आज का बिहार हो गया,
इन सब का महाभारत में वर्णन मिलता है। अब आप यहाँ देखिए, कार्यमुक्त लगभग आज के कश्मीर को महाभारत काल में कार्यमुक्त कहा जाता है। कुल ये कुल नहीं है, कुरु है, ठीक है। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत काल में युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र आज का हरियाणा का भाग। महाभारत एक ग्रंथ है जो वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास, महाभारत रचयिता वेद व्यास है, ठीक है। वंश आज का बंगाल और कच्छ गुजरात में, केरल के नाम, ये नाम महाभारत काल में मिलते हैं। अब देखो, इन क्षेत्रों का विस्तार उपमहाद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है, जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक जान रहता है। ये जो चीजें इनका नाम मिलता है पूरे समय, जो हमें पूरी रात भारत उस समय की जो महाभारत काल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। अब भारत की परिभाषा, ये जो शायद साफ में दिख रहा होगा, लेकिन ये पंक्तियां हैं, ये विष्णु पुराण से ली गई, ठीक है। ये जो किताब 6ठी क्लास की किताब के अंदर ये पेज दे रखा है, ये विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है, कि भारत का विष्णु पुराण में भारत का क्या वर्णन मिलता है। तो देखिए, विष्णु पुराण में भारत ऐसे इन शब्दों लिखा हुआ है, इसमें देख नहीं रहा, यहाँ लिख के दिया है। अब देखो, उत्तर यत समुद्र से हिमाद्रिष्टे दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम है, ठीक है। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाचल पर्वतों के दक्षिण में है, वो भारत कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हिमाचल पर्वत बर्फ से ढके हुए पर्वत, ठीक है। अब देखो, भारत के लोग भारत को किस नाम से पुकारते हैं? जैसे उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर भारत के लोग भारत को भारत के नाम से पुकारते हैं, यानी भारत बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत के लोग भारत को बोलते हैं भारतम, उनकी भाषा में, ठीक है। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे दिया? अब भारत का जो नाम है, इंडिया नाम बोलते हैं ना, वो विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे दिया, या किस प्रकार नाम पड़ा, या किस आधार पर नाम पड़ा है? तो वो नाम पड़ा है सिंधु नदी के आधार पर। विदेशियों ने ये जो इंडिया नाम दिया है, वो सिंधु नदी के आधार पर दिया, ठीक है। सिंधु नदी भारत की एक महान या मूल नदी है, जो भारत में बहती है, उस समय भारत में बहती है, अभी वर्तमान पाकिस्तान बहती है, लेकिन जब आजादी से पहले या प्राचीन भारत में ये भारत का हिस्सा थी, भारत के अंदर बहती, ठीक है। अब फारसी लोगों ने हिंदू नाम दिया, ठीक है। अब बताओ कैसे दिया? 6ठी शताब्दी सामान्य समझ पूर्व में फारसियों ने सिंधु को हिंदू नाम दिया। सिंधु, ये जो फारसी लोग होते हैं, ये स को ह पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, स को ह पढ़ते हैं। तो फारसी लोग, जैसे यहाँ है, ये भारत का नक्शा है, ये वर्तमान में यहाँ बहती है, ये कभी पाकिस्तान है, यहाँ बहती है सिंधु नदी, ठीक है। ये जो देश है ईरान और इराक, यहाँ पर एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी का इनकी जो देश है, इन लोगों को बोलते हैं फारसी लोग, ठीक है। ये यहाँ आए, नदी को पार किया, ठीक है, तो इन नदी का है ये सिंधु नाम, ये स को ह पढ़ते हैं, तो इन्होंने इसको ह पढ़ा, ठीक है। तो सिंधु को पढ़ा इन्होंने हिंदू, ठीक है। सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू पढ़ा, ठीक है, सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू पढ़ा, ठीक है। और ये फारसी में इस जगह को स्थान बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इसके जो सिंधु नदी के पास वाला या सिंधु नदी से आगे का जो क्षेत्र है, यहाँ से आए, तो आगे वाला जो क्षेत्र, इन्होंने इस क्षेत्र को नाम दिया हिंदुस्तान। और ये जो हिंदुस्तान नाम है भारत का, ये मुगल काल में या मध्यकालीन भारत इतिहास पढ़ते हैं, उसमें ये विस्तार से पढ़ते हैं कि मतलब मुगल काल में ज्यादा प्रचलित हुआ, ये नाम ज्यादा चलन में आ गया मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो ये जो मुगल काल है, मुगल वगैरह पर सब से आए, ठीक है, इन्होंने नाम दिया ये हिंदुस्तान, ठीक है। अब पढ़ते हैं यूनानियों ने क्या नाम दिया? यूनानियों ने नाम दिया इंडोई या इंडिके, ठीक है, जिसे आज वर्तमान अपना इंडिया पढ़ते हैं। इंडिया इसी का विस्तृत रूप है, जो इसी से बढ़कर आगे बढ़ा, ठीक है। यूनानी ने इंडोई और इंडिके नाम दिया। इन्होंने ह अक्षर हटाकर यूनानी में अपना नाम बनाया, ठीक है। इन्होंने इसको ह हटाकर अपना नाम बनाया। ये भी से आए, आगे से यूरोप से, ठीक है। यूनानी यहाँ से आए, ठीक है, मध्य एशिया से। अब अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? भारत को इंडिया बोलते हैं, ठीक है। यूनानी और लेटिन से विकसित आधुनिक नाम है। ये जो इंडिया नाम है, ये भारत का आधुनिक नाम है, जो कौन सी भाषा? यूनानी और लेटिन से विकसित हुआ, लेटिन भाषा से और यूनानी भाषा से विकसित हुआ, ठीक है। अब देखो चीनी परंपरा या चीनी यात्रा का क्या योगदान है। आप इस तस्वीर देख रहे, आपने बहुत जगह देखी होगी
ये बहुत फेमस यात्री रहे हैं, जो चीन के यात्री थे वो भारत में आए थे। ठीक है, इनका नाम है व्यांग। ठीक है, इनका नाम है व्यांग। ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे और तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में रहे और उन्होंने वहां से बहुत ग्रंथ पढ़े। और ये जब चीन गए तो बहुत ग्रंथ अपने साथ ले गए और वहां उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, चीन यात्री देखो, चीनियों ने सिंधु नदी, ये भी नाम पढ़े सिंधु नदी, चीनियों ने सिंधु नदी को चिन्नू या चिंदू बोला। सिंधु नदी को व्युत्पन्न, यानी सिंधु नदी से नाम उत्पन्न है, चीनियों ने चिंदू या चिंदू। ठीक है, अब इन्होंने एक नाम दिया तियंजू भगवान बुद्ध के लिए। ठीक है, उन्होंने कि सर्वतुल्य स्वामी, भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्ध की भूमि के प्रति समान, तियंजू शब्द है। ठीक है, इन्होंने ये 17 वर्ष तक भारत रही, 17 वर्ष तक भारत की यात्रा की और विद्वानों से मिले, भारत में जो बड़े बड़े विद्वान थे उनसे मिले, बहुत ग्रंथ एकत्रित किए। उस समय भारत में बहुत धर्म प्रचलित था। उन्होंने बहुत ग्रंथ एकत्रित किए और चीनी में अनुवाद किया। ये 17 वर्ष बाद यहाँ से बहुत सारे ग्रंथ लेके और वहां जाके उन ग्रंथों का अनुवाद किया और प्रचार किया बौद्ध धर्म। ठीक है, इनका नाम व्यांग है। अब देखो व्यांग, ये एक प्रश्न और बनता है, इनको यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास में जो यात्री आए ना, अलग अलग यात्रियों ने विवरण दिया भारत के बारे में, उनमें इन्होंने सबसे बढ़िया। ठीक है, इनको यात्रियों का राजकुमार बोलता है, ये लिख लो, आप याद रहेगा। राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। इनका सही नाम था जुआनजंग। ठीक है, ये सही नाम था जुआनजंग। ठीक है, इनका जो सही नाम है जुआनजंग था। अब पढ़ते हैं भारत के विविध नाम, कि भारत के कौन कौन से नाम हैं, किस प्रकार पढ़े वो अपने, मैंने आपको बता दिया कि सिंधु नदी के आधार पर नाम पढ़े हैं। अब वो भारत के विविध नाम कौन कौन से, तो हमने पहले पढ़ लिया है सप्तशृंग नाम। सप्तशृंग नाम कहाँ से आया है, तो ये ऋग्वैदिक काल में आया था, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ। ठीक है, ये इसकी सप्तशृंग शब्द की हमें जानकारी है भारतवर्ष में कि भारत के लिए सप्तशृंग शब्द का प्रयोग होता था, तो वो हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। सप्तशृंग का अर्थ है शाब्दिक 7 नदियों की भूमि। ठीक है, जैसे मैंने नदियों का नाम लिखवा दिया। अभी जम्बूद्वीप मैंने बता दिया कि जामुन के वृक्ष की अधिकता के कारण या जामुन के फल का द्वीप यहाँ। ठीक है, और भारत और भारतम आज भी प्रयोग में है और संविधान में आधिकारिक नाम भी है। हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम को मान्यता प्राप्त है और जो ये आधिकारिक भारत का आधिकारिक नाम है। अभी जो वर्तमान में नाम चल रहे हैं, जो प्रचलित हैं, वो भारत और इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान ने बताया फारस का नाम दिया है। ठीक है, तो ये 1800 वर्ष पूर्व फारसी शिलालेखों में प्रथम बार प्रयोग हुआ था हिंदुस्तान शब्द, आज 1800 वर्ष। ठीक है, अब देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये हमारे संविधान में भारत का नाम लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, मैं बता दूं। भारत के संविधान में भाग 1 में दे रखा है, पहला उपयोग किया गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में नाम लिखा है। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, इन सब को भारतीय संविधान नाम लिखिए, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारे भारतीय संविधान में लिखित नाम है। ठीक है, अब भारत एक प्राचीन भूमि जिसके अनेक नाम है, आपने पढ़ लिया भारत के अनेक नाम पढ़े। ये जो हमारा अध्याय है वो भारत के नामों पर ही है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, इसके बारे में। ठीक है, भारत एक भूमि जिसके अनेक नाम है, पढ़ लिया आपने। भारत जिसमें आपने अलग अलग देखो, भारतीय नाम कौन से, विदेशी नाम कौन से, यानी भारतीयों ने कौन कौन से नाम दिए और विदेशियों ने कौन कौन से नाम दिए। ठीक है, भारतीयों ने दिए सप्तशृंग, ऋग्वेद में मिलता है,
जम्बूद्वीप महाभारत काल में मिलता है और अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। भारतवर्ष महाभारत काल में मिलता है, राजा भारत के कारण पड़ा है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित नाम है, ये तीनों प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है। अब देखो विदेशी नाम, विदेशी नाम हो गया ये जो विदेशी नाम जितने भी है वो सिंधु नदी से उत्पन्न हुए। ठीक है, सिंधु नदी के आधार पर नाम दिए गए, हिंदू हो गया, हिंदू हो गया, चिंदू हो गया, और ये वर्तमान इंडिया नाम है विदेशी। ठीक है, और आधुनिक पहचान, भारतीय संविधान में भारत तथा इंडिया दोनों को मान्यता प्राप्त है। मैंने पहले बता दिया दोनों को मान्यता प्राप्त है। और ये पढ़ लेगा कि भारत में ठीक है, भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो आज भी इस महान राष्ट्र की पहचान है। आध्यात्मिक मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत उस समय भी एक हो गया था, और जो आज भी इस महान भारत को एक बनाए बैठा है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका अध्याय यहीं समाप्त होता है। हो गया? ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया, इस पे ध्यान देना ज़्यादा।